morning to all. I am Arju. I am representing my seminar topic Digital Marketing Strategy for Small Business and thankful to my mentor Engineer Manmohan Singla sir. So let's start. हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कुछ सम टॉपिक्स. व्हाट इज स्मॉल बिजनेस, टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस, difference between small and large business, what is the advantage and disadvantage small business, what is digital marketing strategy and types of digital marketing strategy. So what is small business? Small business क्या होते हैं? Small business वह business होते हैं जिसके अंडर में सिर्फ एक ओनर ही उसका सारा संभालता है, जिसकी एम्प्लॉय की काउंटिंग होगी वो भी बहुत कम होगी, लेस देन 500. सो उसका रेवेन्यू भी होगा वो भी बहुत ही कम होगा. वह एक क्राइटेरिया, एक स्मॉल साइज होगा और जो उनका स्केल होगा वह भी बहुत छोटा ही होगा. लाइक हम एक शॉप ले सकते हैं शूज की या फिर गारमेंट्स की, जो एक बहुत ही छोटी होगी, लाइक कोई कॉलोनी में होगी, जिसमें अगर वो अपने अंडर काम करने वाले रखता भी है तो भी 2 या 3 बंदे ही रखता है. ऐसे ही बहुत सारे बिजनेसेस हैं, छोटे छोटे शॉप्स होती है अलग अलग, तो उन पे भी यही एम्प्लॉय होता है, जो उनका रेवेन्यू होगा वह भी कम ही होगा. अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल बिजनेस. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इनकी? सबसे पहले हम ओनरशिप की बात करते हैं. तो ओनरशिप क्या है कि जिसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप भी कह सकते हैं, और जो पास जाएगा बल्कि डायरेक्ट ओनर से कंसल्टेशन होगी और वह अपना काम संभालता है. नेक्स्ट वन इज लिमिटेड रीच. अब जो स्मॉल बिजनेस की रीच होती है वह भी स्मॉल क्राइटेरिया के अंदर ही होती है. लाइक कोई भी एक सब्जी बेचने वाली शॉप है या फिर रेडी है, तो वह एक कॉलोनी या फिर अपनी सिटी के अंदर ही बेच पाती है, ना कि वह इंटरनेशनल पे जाके अपनी सब्जियां बेचेगी. नेक्स्ट वन इज लेबर इंटेंसिटी. कि जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं कि लेबर को रखते हैं, ना कि एक टेक्नोलॉजी. लाइक एक बर्गर बनाने वाली रेडी है तो वह बर्गर बनाने के लिए मशीनों का यूज न करते हुए बंदों को रखेगी अपने काम पर. इससे क्या होता है कि जो स्मॉल बिजनेस होता है वह काम जॉब अपॉर्चुनिटी भी लेके आते हैं हमारे लिए. अगला है फ्लेक्सिबिलिटी. अब स्मॉल बिजनेस के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, लाइक लचीलापन. वह अगर सरकार का ऑर्डर आ गया कि आपको यहाँ पर अपनी शॉप है वो यहाँ पर नहीं लगानी, आप किसी दूसरे एरिया में लगाइए, तो वह अपनी रेडी लेके दूसरे एरिया में चले जाएगा. तो इसी प्रकार से अगर हम लार्ज बिजनेस को देखें तो वह अपनी पूरी कंपनी को एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकता इतनी जल्दी. अब नेक्स्ट हेडलाइन इज व्हाई स्मॉल बिजनेस आर बेटर देन लार्ज बिजनेस. कि जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो बेटर क्यों होते हैं देन लार्ज बिजनेस से. सबसे पहले कि स्मॉल बिजनेस है उनका स्केल और साइज है वह भी छोटा होता है, इसलिए वो बेटर होते हैं. कहीं भी जाने में मतलब शिफ्ट करने में भी अच्छा होता है स्मॉल बिजनेस को देन लार्ज बिजनेस. और जो रिलेशन बनता है एक स्मॉल बिजनेस का रिलेशन होता है कस्टमर के साथ, वो भी बहुत अच्छा होता है देन लार्ज बिजनेस. अगर आप किसी शॉप पे रेगुलर कस्टमर है उस शॉप के और आप उस पर रेगुलरली जाते हैं तो आप उस बंदे से जो उसका ओनर है उससे अच्छी तरह से मेल मिलाप होता है, तो वह भी आपका अच्छा स्वागत करता है, लाइक बोलता है कि आइए बैठिए, तो ऐसा होता है. तो उसका जो रिलेशन है वो अच्छा है. बट आप एक किसी ब्रांड शॉप पे जाते हैं, शोरूम वगैरह, तो आप उस पर रेगुलर भी जाएंगे तो भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज बिजनेसेस. सबसे पहले साइज और स्केल का डिफरेंस होगा. स्मॉल बिजनेस के फुटप्रिंट्स, एम्प्लॉयज, रेवेन्यू सब कुछ स्मॉल होगा, बट जो लार्ज बिजनेस है उसका रेवेन्यू भी बहुत बड़ा होगा, बिलियंस में, मिलियंस में, और जो उसकी लेबर होगी, जो मेंबर्स काम करते हैं वो भी बहुत ज्यादा ही होंगे. देन रेवेन्यू जो मैंने अभी बताया कि स्मॉल बिजनेस का रेवेन्यू लाखों में होता है या फिर ज्यादा से ज्यादा 5-6 करोड़ इतना हो सकता है, बट जो लार्ज बिजनेस है उसका रेवेन्यू मिलियन बिलियंस में होता है. एम्प्लॉय काउंट. एम्प्लॉय भी लिमिटेड ऑफ नंबर होता है स्मॉल बिजनेस के अंदर, बट एक लार्ज बिजनेस होता है उसमें क्या होता है कि थाउजेंड्स में होते हैं. ओनरशिप और मैनेजमेंट. स्मॉल बिजनेस में जो ओनरशिप होती है वो सिर्फ एक बंदे के हाथ में होती है, बट जो लार्ज बिजनेस की ओनरशिप होती है वो क्या होती है, एक
शेयर टेकर्स भी लेके जाते हैं, मैनेजमेंट है वो भी संभालता है अपने अंडर में टीम लीडर्स को, और जो मैनेजमेंट है वो अंडर में काम करता है ओनर्स के। तो इसमें बहुत सारी क्राइटेरिया होती है जो ओनरशिप में आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैटेगरी ऑफ स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन हो चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बिफोर 2006। तो इसके अंदर हम जो स्मॉल बिजनेस है वो अपने एसेट से क्या लगाते हैं कि सिर्फ लाख से लेकर करोड़ तक, 50 लाख से लेकर 2-2.5 करोड़ तक का रेवेन्यू वो लगा सकते हैं इसके अंदर। एंसिलरी स्मॉल इंडस्ट्री यूनिट क्या होती है कि जिसके अंदर मिनिमम 50% जो अपना प्रोडक्ट है वो दूसरे को देता है। लाइक आप एक लैपटॉप खरीदते हो, डेल का लैपटॉप आप किसी कंपनी से खरीदते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि उसके सभी पार्ट्स वही कंपनी ही बनाती है। वह भी अब उसका माउस, कीबोर्ड वह भी स्मॉल बिजनेस से परचेज करती है। जब वह स्मॉल बिजनेस उसे अपना माउस देता है तभी वह एक पूरा लैपटॉप तैयार कर पाती है। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट ओरिएंट यूनिट्स। एक्सपोर्ट ओरिएंट यूनिट्स में क्या होता है कि कोई बंदा स्मॉल बिजनेस है उसका जो बिजनेस कर रहा है वह अपना 50% से भी अबव एक्सपोर्ट कर देता है, आयात या निर्यात। लाइक दुबई है तो उसके पास तेल बहुत मात्रा में है तो वह उसका इंपोर्ट करता है और हमसे पानी लेता है। उसी टाइप से अगर कोई बंदा 50+1%, 50 से ज्यादा परसेंट का एक्सपोर्ट करता है तो उसे गवर्नमेंट कुछ बोनस पॉइंट भी देती है, अवार्ड्स भी देती है। नेक्स्ट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ओन्ड बाय वुमेन। कि अगर कोई भी एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, बिजनेस है, वो अगर एक वुमेन द्वारा चलाया जाएगा तो उसमें क्या होगा कि अगर उसका मिनिमम जो शेयर्स है वो ज्यादा होंगे, 50% से अबव होंगे, तो उसे भी एक गवर्नमेंट है वो कुछ बोनस देगी या फिर कुछ उसके लिए भी निकालती है ऑफर्स वगैरह। टीनी इंडस्ट्री में जो काउंटिंग होती है वो 25 लाख से 50 लाख तक के बीच की होती है, इतना वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्मॉल स्केल सर्विस एंड बिजनेस जो 10 लाख से 25 लाख तक की होती है। इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे डिजिटल मार्केटर में नहीं आते, मतलब डिजिटल मार्केटिंग में नहीं आते। ये पॉइंट्स जब आप अपना खुद का बिजनेस बिल्ड करेंगे तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा मिलकर ही आपको पता चलेगा उसमें क्या होता है। सो मैं इसका ओवरव्यू दे रही हूँ आप सब लोगों को, इतना डीपली नहीं बता रही बिकॉज ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में आता है। सो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि इसके अंदर एक ओनर, इंडिविजुअल ओनर होता है जो कि एक बिजनेस को संभालता है, सिर्फ एक सिंगल ओनर ही होगा। जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है कि एक ओनर न होकर एक से ज्यादा, 2 या फिर कोई ग्रुप्स होता है ओनर्स का जो एक स्मॉल बिजनेस को रन करते हैं। तो जो प्रॉफिट होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, घाटा होगा, जो भी होगा, तो वो दोनों ही बंदों में इक्वली पार्टनर होगा, डिवाइडेड होगा। नेक्स्ट इज लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप भी हमें 2 टाइप्स देता है, एक जनरल एक लिमिटेड। जनरल और लिमिटेड में डिफरेंस क्या होता है, एक एग्जांपल से हम समझेंगे कि कोई ओनर है उसको घाटा हुआ है 1 करोड़ रुपए का कोई भी बिजनेस से, तो वह जनरल पार्टनर से उसे 60 लाख रुपए परचेज करेगा, बट लिमिटेड से 40 लाख तक करेगा। अब लिमिटेड से 40 लाख ही क्यों करता है, क्योंकि उस पार्टनर ने यह कह रखा है भाई कितना भी घाटा हो मुनाफा हो मैं अपने में से इतना ही दूंगा। उसने लिमिट लगा रखी है कि इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा। पर जनरल वाला है वह खुद की प्रॉपर्टी बेच के भी उसे उस घाटे को पूरा करना पड़ता है। नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, LLC, जो कि एक बिजनेस का स्ट्रक्चर है। इसे भी 2 कीवर्ड्स में डिफाइन किया गया है। फर्स्ट इज ओनरशिप एंड सेकेंड इज लिमिटेड। तो ओनरशिप है वो अंडर में आता है, जैसे हमने पिछला पढ़ा था लिमिटेड और जनरल। तो ओनरशिप का काम क्या होता है कि वह एक जनरल की तरह काम करता है कि सारा प्रॉफिट लॉस होगा वो उसे भरना पड़ेगा। पर लिमिटेड वाले के अंडर में क्या आता है कि लिमिटेड ही प्रॉफिट और डिबेट्स वगैरह आते हैं। सी कॉर्पोरेशन
नेक्स्ट इज नॉन प्रॉफिट। अब नॉन प्रॉफिट में क्या होता है कि ऐसा तो कोई बिजनेस है ही नहीं जिसमें हमें प्रॉफिट ना हो, कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो होता ही है, बट कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो दिखावा करते हैं कि इस बिजनेस से हमें, इस काम से हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, लाइक ओल्ड एज होम है, वृद्धाश्रम, अनाथालय हो गया। तो इसमें हम जब कोई वृद्धाश्रम है, किसी को पेरेंट्स है उसको छोड़ने जाएगा तो वो उससे पैसे नहीं लेगा, बट जो गवर्नमेंट है वो उसे फंड्स देती है जिससे उसे प्रॉफिट होता है, तो इसके अंडर में यही आएंगे। नेक्स्ट इज सी कॉर्पोरेशन। सी कॉर्पोरेशन भी एक बिजनेस स्ट्रक्चर का टाइप है। जो सी कॉर्पोरेशन है वो अंडर सब चैप्टर सी के अंडर में टैक्स के रूप में होता है। लाइक बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट, कोका कोला, तो इन पे टैक्स लगता है, वो सी कॉर्पोरेशन के अंडर लगता है। नेक्स्ट वन इज एस कॉर्पोरेशन। एस कॉर्पोरेशन भी सी कॉर्पोरेशन की तरह ही है एक। एस कॉर्पोरेशन रेफर करता है आईआरएस को। आईआरएस मीन्स इंटरनेशनल रेवेन्यू सर्विसेज। अब हम कुछ एडवांटेज पढ़ते हैं स्मॉल बिजनेस की। तो सबसे पहला पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है कि स्मॉल बिजनेस है वो फ्लेक्सिबल होते हैं, कहीं भी अपनी रेडी उठाई दूसरी जगह चले जाते हैं। अगर उन्हें सरकार के ऑर्डर आ जाएं तो वह एक जगह से दूसरी जगह इजिली शिफ्ट हो जाते हैं। सेकेंड इज पर्सनल कनेक्शन, कि छोटी छोटी शॉप्स होती है उससे कस्टमर के क्या है पर्सनल कनेक्शन जुड़े होते हैं। लाइक बड़े बिजनेस होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता, ज्यादातर देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट इज लोकल इम्पैक्ट। लोकल इम्पैक्ट भी पड़ता है, मतलब जो लोकल है उस पर उनका इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव पड़ता है। कोई भी 8वीं फेल बंदा है तो उसे कोई भी कंपनी है वो बिजनेस में नहीं रखेगी क्योंकि उसके पास कोई भी क्वालिफिकेशन या डिग्री नहीं है। बट एक स्मॉल बिजनेस में क्या होता है कि कोई शॉप है उस पे उस बंदे को काम पे रखा जा सकता है, तो ये हमारे लिए जॉब भी क्रिएट करते हैं स्मॉल बिजनेसेस। एक होता है डायरेक्ट डिसीजन। नेक्स्ट है डायरेक्ट डिसीजन, कि जो स्मॉल बिजनेस का ओनर होता है वो अपने बिजनेस के रिगार्डिंग डायरेक्ट डिसीजन भी ले सकता है, बट एक बड़ा बिजनेसमैन होता है उसे मैनेजर सबसे कंसल्ट करके ही लेना पड़ता है डिसीजन। एक इनोवेशन इसमें है कि आप स्मॉल बिजनेस है वो मोर इनोवेटिव होता है, इंट्रोडक्शन करता है नए नए प्रोडक्ट्स का और नई नई सर्विसेज का इंट्रोडक्शन देता है। जो डिसएडवांटेज भी पढ़ते हैं इसमें, डिसएडवांटेज ऑफ स्मॉल बिजनेस। डिसएडवांटेज में फर्स्ट पॉइंट है लिमिटेड रिसोर्सेज, कि स्मॉल बिजनेस के पास उनकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो कम होते हैं। कंडीशन देके फाइनेंशियल उनके पास जो रिसोर्सेज होंगे वो लार्ज बिजनेस से कम होंगे। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ फेलियर, कि अब छोटे बिजनेस है उनका रेवेन्यू ही लाखों में है तो वो करोड़ों का रिस्क लेने से डरते हैं, बिकॉज वो इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाते कि वो इतना बड़ा रिस्क ले सकेंगे। मार्केट कंपटीशन भी इसमें बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब कोई भी एक कॉलोनी है उसमें दो पास में शूज की शॉप है, तो एक जो कस्टमर आता है वो कस्टमर कौन सी शॉप पे पहले जाए, तो ये मार्केट में कंपटीशन बढ़ चुका है। वो अब जो कस्टमर है वो पहले कौन सी शॉप पे जाएगा जिस शॉप की सर्विसेज भी अच्छी हो, जो कस्टमर के साथ बिहेवियर है वो भी अच्छा हो, तो वह उसी शॉप को पहले प्रेफर करता है। इकोनॉमिक वुलनरेबिलिटी, सो इकोनॉमिक में इसके अंदर है कि इम्पैक्ट डालता है कुछ स्मॉल बिजनेसेस, उतार चढ़ाव आते रहते हैं बिजनेस के अंदर, तो जो छोटे बिजनेसेस होते हैं वो इन उतार चढ़ाव से डरते हैं बिकॉज उनका इतना रेवेन्यू नहीं होता जिसके कारण वो इन्हें अफोर्ड भी नहीं कर पाते। नेक्स्ट इज व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है? जब हम कोई भी बिजनेस है उसे ऑनलाइन लाते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे लाते हैं, कुछ ऑनलाइन चैनल्स पे उसे रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ मेंबर्स हैं हमारी टारगेट ऑडियंस है उनको टारगेट करते हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और कस्टमर्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इसे ही बोला जाता है। जैसे हम फेसबुक पे ऐड चलाते हैं, कैंपेन बनाते हैं, गूगल ऐड भी चला ली, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग एंड गूगल माई बिजनेस में भी ऐसा होता है। आई हैव अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कि हम डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्यों लगाते हैं? ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके, रीच मोर पीपल
अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, लोकल एरिया में भी। नेक्स्ट इज सेव मनी, जिससे अब अगर आप कोई टेम्पलेट या फ्लायर्स, पोस्टर कुछ भी बनवाते हैं, तो अगर आपने इसी मतलब कोई भी एक एरिया ले लें, डीसी कॉलोनी या फिर कुछ भी, अगर उसमें आपने सभी में पेम्पलेट बंटवा दिए तो क्या है, आपके जो बैनर्स हैं, पेम्पलेट है, वो नीचे गिरे हुए मिलेंगे। बट इसी के अकॉर्डिंग अगर आप एक गूगल एड चलाते हैं या फिर आप इंस्टा वगैरह पे टारगेट करते हैं कि इन एज के ऑडियंस है, तो उनमें ज्यादा प्रॉफिट होगा आपको, वह खर्चे में भी कम होगी, ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा आपका एडवर्टाइजमेंट। अंडरस्टैंड योर कस्टमर, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से आप अपने कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा पहचान सकते हैं कि क्या वो पसंद करते हैं, क्या उन्हें चाहिए, क्या उन्हें ना पसंद है। जो उन्हें पसंद है वो ही उन्हें दिखाया भी जाता है। इससे आप अपने बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं डिजिटल चैनल्स पे आके, लाइक पिनिंटरेस्ट हो गया, इंस्टा, फेसबुक, टम्बलर, इन सभी से अगर वो आपकी एड्स को रेगुलरली देखेंगे तो उनका भी मन होगा कि कुछ तो होगा, तो वह उनके लैंडिंग पेज पे भी आते हैं वेबसाइट के। सी व्हाट वर्क्स, अब यह भी देखते हैं कि लाइक आपने एक फेसबुक ऐड चलाई है, एक गूगल ऐड चलाई है, तो वह किसमें आपको ज्यादा अच्छा मिल रहा है रिस्पॉन्स, तो आप उसी को ज्यादा बेस्ट करेंगे। और सेकेंडली जिसमें आपको लॉस हो रहा है उसको भी आप सुधारने की कोशिश करेंगे इसके अकॉर्डिंग। अब कुछ स्टेप्स हैं जिसके हम क्रिएट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को। सो फर्स्ट इज स्वॉट एनालिसिस, कि हम कोई भी बिजनेस को जब स्ट्रेटेजी बनाते हैं उसकी, तो कुछ बातें ध्यान में रखते हैं। फर्स्टली उसकी स्ट्रेंथ को, वीकनेस को, अपॉर्चुनिटी को, थ्रेट्स को, इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट इज स्मार्ट बिजनेस गोल्स, इसके अंदर भी हम कुछ स्पेसिफिक चीजें ध्यान में रखते हैं, स्पेसिफिक, मेजरेबल भी हो, अटेंडेबल भी हो, रेलेवेंट भी हो, एंड देन टाइमली। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं हम उस बिजनेस के लिए एक प्लान करते हैं। मार्केट में भी सेगमेंट बनाया जाता है, मार्केट सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग कि इस सेगमेंट के अंदर में इतना एरिया आएगा, इसको यह चाहिए, या फिर उसकी वांट्स के अकॉर्डिंग जो भी होता है वो बताया जाता है। बायर्स पर्सोना क्या देखता है कि किस बंदे को क्या पसंद है, उसको वही दिखाया जाता है। जो हम गूगल पे सर्च ज्यादा करते हैं वही हमें इंस्टा, फेसबुक वगैरह पे दिखाया जाता है ज्यादातर। हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, सब कुछ। सो लास्ट है बजट कंस्ट्रक्शन। बजट को ध्यान में रखते हुए हम कोई डिजिटल मार्केट स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं। अगर आप किसी क्लाइंट से बात करते हैं, अगर उसके बिजनेस को अगर आप ऑनलाइन लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उसका बजट देखोगे। अगर उसका बजट 25 लाख तक का है, आपने ऐड चला दी 50 लाख की, तो लॉस आपको ही है। तो सबसे पहले उसका बजट देखा जाता है। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड डिजिटल मार्केटिंग टैक्टिक्स, इनमें डिफरेंस क्या होता है? सो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि कंपनी के गोल्स को डिफाइन किया जाता है, और हम कैंपेन को डिफाइन करते हैं कि इस एरिया में चलेगा, या फिर हम पूरी प्लानिंग करते हैं इस एरिया में चलेगा, इस एज में दिखाया जाएगा, इस जेंडर में दिखाया जाएगा। और टैक्टिक्स क्या होता है कि अब हमने प्लान तो कर लिया बट उसे अप्लाई भी तो करना है। सो टैक्टिक्स अप्लाई करने की स्ट्रक्चर होता है, अप्लाई करते हैं उसको टैक्टिक्स बोला जाता है। फर्स्ट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपकी कोई वेबसाइट है, सो फर्स्टली उसे क्या होगा कि आप अपनी वेबसाइट को गूगल पर देखना चाहते हैं, सो उसके लिए आपको उसको ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत होती है। सो उसमें आप ऐसे कीवर्ड्स डालेंगे जिसकी वजह से आप गूगल के फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट रैंक पे आ सके। और वो कीवर्ड्स कौन से होंगे जिसे यूजर्स ज्यादा से ज्यादा सर्च करते हैं। अब हम एसईओ का यूज तो करते हैं इसलिए ताकि हम फर्स्ट पेज पे आ जाएं। अब उसका यूज क्यों किया जाता है? डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जब आई थी तो एसईओ की रिक्वायरमेंट थी। अगर आप अपने वेबसाइट बना ली, अगर आप उसका एसईओ ही नहीं करोगे तो आप लोगों तक कैसे पहुंच पाओगे? सो इसलिए हम एसईओ की हमें जरूरत होती है। नेक्स्ट इज पे पर क्लिक। पे पर क्लिक एक बिड होती है कीवर्ड्स की, जिसमें आपकी एड को शो किया जाता है। अगर आपकी वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आ रहा तो आप पेड ट्रैफिक भी ला सकते हैं उसके अंदर।
कुछ ऐसे स्मॉल बिजनेस होते हैं जो अपनी वेबसाइट रन करवाते हैं बट उन पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आ पाता, तो इसलिए वो पेड ट्रैफिक भी लाते हैं। पेड ट्रैफिक के अंदर कॉल टू एक्शन भी देखने को मिलता है हमें, लैंडिंग पेज पे भी आप उसके डायरेक्ट पहुंच सकते हो। अब हम बात करते हैं कि हम पे पर क्लिक का यूज क्यों करते हैं, ताकि हम अपने बिजनेस को बूस्ट कर सकें। ये बहुत ही यूजफुल ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। प्रॉपरली वेबसाइट है, अगर वेबसाइट को सर्च इंजन पर लाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाना है, तो हमें पे ट्रैफिक भी लाना पड़ता है। कंटेंट मार्केटिंग, अगर आपकी वेबसाइट के अंदर कंटेंट अच्छा नहीं होगा, इमेज अच्छी नहीं डली हुई होगी, तो आपकी वेबसाइट गूगल पर अच्छे से रैंक नहीं करेगी। क्रॉलर भी उसे अच्छे से फर्स्ट पेज पे या फिर फर्स्ट पोजीशन पे या गूगल पे नहीं लेके आएगा। सो कंटेंट भी बहुत अच्छा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि जो ट्रस्ट है बिल्ड कर सकें आप, ऑडियंस एंगेजमेंट कर सकें, इंक्रीज कर सकें अपने ब्रांड की अवेयरनेस को, एजुकेट कर सकें अपने ऑडियंस को, और कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी होती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग हम क्यों करते हैं? सोशल मीडिया मार्केटिंग फोकस होता है एक बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेस का, जो इंक्रीज करती है कन्वर्सेशन को। एक सोशल मीडिया मार्केटिंग है वो हम डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग फेसबुक, ट्विटर, पिनिंटरेस्ट, लिंक्डइन जैसे कई प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिन पर हम करते हैं। करते क्यों हैं? ताकि मार्केटिंग और हम अपने बिजनेस का प्रमोशन कर सकें। कंटेंट शेयरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम अपने ब्लॉग पोस्ट करेंगे, वीडियोस करेंगे, तो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे तो वो हमारे बिजनेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलेगी उन्हें। वीडियो मार्केटिंग में क्या होता है कि इससे रेवेन्यू ग्रो होता है। लाइक कंटेंट मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग है जिससे फोकस बनता है, तो उसी प्रकार कंटेंट अगर है और उसमें इमेज या फिर वीडियो नहीं है, तो वो कंटेंट भी, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कंटेंट अकेला पढ़ते नहीं, उनमें कुछ वीडियो भी डाले जिससे वो इंटरेस्टेड बन सके। और डालते क्यों हैं? ताकि हम ट्रस्ट कर सकें। लाइक कोई भी आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, तो अगर आप जो पैकिंग खोलते टाइम अगर उसकी वीडियो बनाते हो और उसमें क्या है वो एक्चुअली में दिखाते हो, तो इससे क्या होता है कि पीपल्स का ट्रस्ट आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग ज्यादा होता है, आपका बिजनेस इससे पॉपुलर भी होता है और कस्टमर्स का आपके रिगार्डिंग ट्रस्ट भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ता है। पर्सनल टच हेल्प बिल्ड ट्रस्ट एंड कनेक्शन विद द ऑडियंस, फॉरेस्टिंग ए सेंस ऑफ अथॉरिटी। ईमेल मार्केटिंग भी एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जिससे हम कुछ पीपल्स को टारगेट करते हैं और उनके पास मैसेजेस सेंड करते हैं हमारे ब्रांड प्रमोट करने के लिए, हमारी ब्रांड अवेयरनेस को, रिटेन एक्साइटेड कस्टमर्स एंड ड्राइव सेल्स। क्यों करते हैं हम ऐसा? डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, ग्लोबल में रीच होती है, हम इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं। हाउ टू बिल्ड अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो कैसे बिल्ड कर सकते हैं? सबसे पहले क्या होता है कि हमें अपने गोल्स को डिफाइन करना होता है कि हमें करना क्या है, कितनी लीड्स लेके आनी है, कहाँ कहाँ पर अपने ब्रांड की अवेयरनेस लेके आनी है। फिर हम क्रिएट करते हैं कंटेंट, जो भी हमें अपनी वेबसाइट में लिखना है, किन किन पीपल्स को, ऑडियंस को टारगेट करना है, उन सभी को ब्लॉग्स, वेबसाइट्स और सोशल मीडिया चैनल्स में कंटेंट लिखते हैं। अच्छा, हमारे टारगेट ऑडियंस को भी डिफाइन किया जाता है। लुक एट योर, जो हमारे करंट कस्टमर है उनको भी टारगेट किया जाएगा और जिन कस्टमर्स को हमसे प्रॉब्लम है तो उनका सॉल्यूशन भी दिया जाता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी हम यूज ज्यादा से ज्यादा करते हैं हमारे ब्रांड अवेयरनेस के लिए। अब बात करते हैं हम गूगल माई बिजनेस, जो कि स्मॉल बिजनेस के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर स्मॉल बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। एक गूगल माई बिजनेस है, ये फ्री प्लेटफॉर्म है जिसकी जो टैगलाइन है वो नियर मी है। अगर हम कहीं पर भी जा रहे हैं और सर्च करें कोई भी शॉप नियर मी, तो अगर आपका बिजनेस गूगल माई बिजनेस पर डला हुआ है तो वहां पर वो आप शो करवा देगा गूगल माई बिजनेस। आपके फोन नंबर भी शो करवाता है, आपका परमानेंट एड्रेस, आपकी लोकेशन क्या है वो भी, जो आपकी वेबसाइट बनी हुई है वह भी, और
कितने घंटे आप बिजनेस चला रहे हो, मतलब आप अपनी सर्विसेज कितने घंटे दे रहे हो, कब बंद है, और जो कस्टमर्स के रिव्यू होते हैं वो भी यहाँ पर शेयर होते हैं। सो हम business.google.com जिसका नहीं किया होगा। इसका लास्ट ओवरव्यू इस टाइप से दिखेगा जब वेरीफाई हो जाएगा। कर लेना सारे। Handyman services to your community. कुछ बिजनेस आइडियाज हैं। सबसे पहले स्मॉल बिजनेस जो हाथ से काम होते हैं, लाइक प्लम्बर वगैरह, इसमें ये सर्विसेज होती है हमारे पास। Number 2, start an online business. जो हम ऑनलाइन शुरू करते हैं। To be your own boss and earn a living without a lot of overhead costs. There are many different types of online businesses that you can start, and the best part is that you can do it all from the comfort of your own home. One popular option for starting an online business is to sell products or services through a website or blog. You can also start an online store and sell products through an e-commerce platform. Number 3, food and beverage. There are many low-cost business ideas that you can start in the food and beverage industry. For example, you can start a catering business or a food truck. You can also start a home-based baking business or an online food delivery service. Number 4, business that helps people. There are plenty of business opportunities out there for people who want to help others. If you have a passion for helping others, why not start a business that does just that? One low-cost idea is to start a pet sitting business. This can be a great option if you love animals. अब हम लास्ट में केस स्टडीज पढ़ते हैं। एक स्मॉल बिजनेस है इको क्राफ्ट बुटीक, जो जिसकी स्टोरी क्या है कि वह एक ऑनलाइन स्टोर है, छोटा सा ही स्टोर है जो सेल्स करता है ऐसी थिंग्स जो कि अर्थ के लिए अच्छी हो, लाइक कुछ प्रोडक्ट्स, रिसाइकल एसेसरीज भी सेल्स करता है। अब उसकी प्रॉब्लम क्या थी कि वह उसे ज्यादा से ज्यादा लोग जानते नहीं थे। उस लॉट्स ऑफ अदर ऑनलाइन शॉप्स जो अदर ऑनलाइन शॉप्स थी वो भी बहुत ज्यादा थी, जिसके कारण उसका मुश्किल था कि उसके जो स्मॉल बिजनेस है उसे ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस मिले या फिर उसे ज्यादा से ज्यादा लोग जाने। बीइंग इको फ्रेंडली एंड अफोर्डेबल, ये एक अच्छा था, गुड प्लेटफॉर्म था, इको फ्रेंडली भी था और एक्सपेंसिव भी था कुछ। अब वो क्या करते हैं, इंस्टाग्राम और पिनिंटरेस्ट का यूज करते हैं, डेली पोस्ट करते हैं जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता चले इनके बिजनेस के बारे में। कुछ अपनी वेबसाइट पर ऐसे आर्टिकल्स लिखते हैं, ऐसे ब्लॉग पोस्ट करते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इनके ब्लॉग को पढ़ के इनकी तरफ अट्रैक्ट हो। मेड ए लॉयल्टी प्रोग्राम, एक ऐसे प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं या फिर देते हैं जिससे क्या होता है कि इनकी शो हो कि ये अर्थ के लिए अच्छा है, गुड फॉर पीपल्स एंड अर्थ ऑल्सो। सो वर्क विद पीपल हु लाइक इको, ऐसे लोगों के साथ भी काम किया इन्होंने जिन्हें इको फ्रेंडली थिंग्स भी अच्छी लगती हो। लोकल इवेंट्स में भी ये ज्यादातर गए। अब क्या होता है कि ये सब करने के बाद ये ज्यादा से ज्यादा लोग इन्हें जान पाते हैं। कस्टमर जो उनसे दूर हो भी गए थे बाई चांस, सो वो भी कस्टमर ज्यादा से ज्यादा इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ज्यादा हेल्प कर पाते हैं ये अर्थ की ज्यादा से ज्यादा। सो लास्ट में अपना एक थॉट रखना चाहूंगी मैं, जो थॉमस वॉटसन सर द्वारा दिया गया है, जो एक अमेरिकन बिजनेसमैन भी थे, प्रेसिडेंट भी और चेयरमैन थे IBM के। To be successful, you have to have your heart in your business and business in your heart. So, thank you.